So hello everyone, I Amandeep Singh welcome you all at the online study platform of Rise Edu Banking। जैसे कि कल आपने मेरी रील्स में देखा ही होगा, मैंने कल अनाउंस किया था कि बैंकिंग से रिलेटेड क्लासेस जो है, स्पेशली बैंकिंग को डेडिकेटेड क्लासेस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। तो भाई आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में, कुछ बेसिक्स जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खास करके इंग्लिश में, और कुछ टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं, कोई छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंकिंग का हमारा एग्जाम है, जैसे कि मैं अगर बात करूं आईबीपीएस की, बात करूं एसबीआई की, ठीक है, तो आईबीपीएस का क्लर्क पीओ का आप पेपर उठा लो या फिर एसबीआई क्लर्क का पीओ का पेपर उठा लो, तो दो पार्ट्स में बेसिकली आपका डिवाइड रहता है, पीटी और मेंस, ठीक है। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है, वो सब आगे बात होती रहेगी। तो जो हमारा इंटरव्यू भी होता है वो सब आगे बात होती रहेगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात करूं, जो सबसे पहला आपका पार्ट है पीटी का, ठीक है। तो जब मैं पीटी की अगर बात करूं, बेसिकली किसी भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं पीटी के एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है ना, तो उसमें आपसे बेसिकली 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उन 100 क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, आपके 35 क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड होते हैं, अगले 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और 30 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होते हैं इंग्लिश। तो 35 क्वेश्चन मैथ्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 70 एंड 30 क्वेश्चंस इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको ये जान के चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करने का मजा कुछ और है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमसे पूछा ही क्या जाएगा। अगर हमें यही नहीं पता है तो फिर करेंगे क्या। तो मैं बेसिक्स ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ओवरव्यू देते रहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वीडियोस तो आपकी रोज आती रहेंगी अब, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन होगा ना, हम लोग इंग्लिश को रफली मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, फिर हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे एक सिंपल सा। तो भाई जैसे कि हमारा जो है ना, एक तो हमें अपना ग्रामर मान के चलना है, बेसिक जो हमारा व्याकरण है, ग्रामर है, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन जैसे चैप्टर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ऐसे चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, सिंपल सा बात। एक हमारा पार्ट रहेगा वोकैब। वोकैब मतलब वर्ड मीनिंग, वर्ड्स का यहां पर बहुत रोल है। सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स जैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। मैं हर चीज को आने वाली वीडियोस में डिफाइन करता हुआ रहूंगा, आज सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आपको पार्ट मान के चलना है क्या, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जिसमें आपसे पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहेंगे कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, क्लोज टेस्ट जैसे टॉपिक। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है शायद बहुत कोई को ना पता हो, ये सब आगे पता चलते चलेगा आपको, ठीक है। ये पहली वीडियो है, आपको टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। फिलर्स हो गए, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हो गए आपके सामने, मैचिंग कॉलम्स हो गए, फिलर्स हो गए, ऐसे टॉपिक्स आपसे, पैराजंबल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ऐसा टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो हमारा इंग्लिश है, ये 3 पोर्शंस पे डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि खाली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन पढ़ के एग्जाम में चले जाएं और थोड़ा सा वोकैब्स पढ़ के चले जाएं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। है तो तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा वेटेज देखोगे ना, वो आपका रीडिंग पोर्शन का होता है। रीडिंग पोर्शन का, जहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, आपसे फिलर्स पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, आपसे पैराजंबल पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर और भी बहुत सारा है, ऐसे टॉपिक्स बेसिकली आप यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे ना, प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के आप देखो, आपको दिख जाएगा कि किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। आप देखोगे ग्रामर के क्वेश्चन आपको बहुत मिनिमम मिलने वाले हैं,
वो कैप्स वगैरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कॉम्प्रीहेंशन में मर्ज रहेंगे। बाकी अगर आपको क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराजंबल का अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आपका वोकैब पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो ग्रामर और वोकैब अच्छा होना चाहिए अगर आपको रीडिंग में अगर आपको रीडिंग पोर्शन को अच्छा करना है तो, ठीक है ना। अगर आपको रीडिंग पोर्शन को अच्छा करना है तो आपका ग्रामर वोकैब अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो रीडिंग सेक्शन से ही देखने को मिलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिलर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये आप क्वेश्चंस पेपर में पाएंगे। मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी दिखाऊंगा, इसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं पहला टॉपिक सिंगल फिलर्स। मतलब मैं आज आपके सामने फिलर्स ही लेके आया हूं। सिंपल भाषा में जिसको आप बचपन में फिलिंग द ब्लैंक्स कहते थे, बस कॉम्पिटिटिव भाषा में उसी को फिलर्स कहा जाता है। फिलर्स मतलब आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, आपके सामने 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, उन ऑप्शन में से प्रॉपर ऑप्शन आपको उस ब्लैंक में फिल करना होगा, ठीक है। अब जो हमसे बैंकिंग एग्जाम में जो हमसे फिलर्स पूछा जाता है ना, फिलर्स में भी कई वैरायटी होती है, ठीक है। हमसे एक तो सिंगल फिलर पूछा जाता है, एक हमसे पूछा जाता है सिंगल फिलर्स, ठीक है, सिंगल फिलर्स। फिर हमसे पूछा जाता है डबल फिलर्स, ठीक है, डबल फिलर्स भी पूछा जाता है हमसे ट्रिपल फिलर्स भी पूछा जाता है। ट्रिपल ब्लैंक रहेंगे, डबल ब्लैंक रहेंगे, सिंगल ब्लैंक रहेगा, ठीक है। हमसे कॉलम बेस्ड फिलर्स भी पूछे जाते हैं। कॉलम रहेंगे, इधर 3 सेंटेंस रहेंगे, इधर 3 सेंटेंस रहेंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। मतलब वर्ड्स लिखे होंगे, इधर 3 वर्ड्स लिखे होंगे, आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। तो कई तरीके के फिलर्स आपसे पूछे जाते हैं। सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, कॉलम हो गया, ऐसे कई तरीके के फिलर्स आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं जो आज आपके सामने लेके आया हूं, एक सिंपल सी कैटेगरी लेके आया हूं, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है। तो सिंपल सा कैटेगरी जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है आपके सामने सिंगल फिलर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा कि आप दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, ठीक है। मैं उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। पहले मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड या फिर वर्ड्स, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, ही नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग एंड शोड ग्रेट डैश। ये आपका डैश है। इस डैश को आपको क्या करना है, फिल करना है। और इसको फिल करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, परसेवरेंस है, ठीक है। सेकंड क्या है, कैलामिटी है। सी क्या है, रिसर्च। डी क्या है, लेथार्जी। और ई क्या है आपके सामने, रिलेंटलेस। एक सेकंड, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप एक बार दिमाग लगाइए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए, शायद आपने दिमाग लगा लिया होगा। अब आपने जो भी आंसर निकाला बहुत अच्छा निकाला होगा। मैच करिए कि सही हो रहा है या नहीं। चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग। उसने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा, हमेशा प्रयास करता रहा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम ही निकालना है आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, आपने किसी को भी टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है भाई। तो आपको प्रयासरत रहना है, प्रयास करते रहना है, हमेशा कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहनी है, ठीक है। एंड शोड ग्रेट डैश, तो ये चीज उसके किस चीज को दिखा रही है, किस क्वालिटी को दिखा रही है। आप खुद सोचो, कोई बंदा पेशेंस के साथ रेगुलर मतलब ट्राई करे जा रहा है, एग्जाम निकालने की कोशिश करे जा रहा है, अच्छे से मेहनत करे जा रहा है, तो इस बंदे की कौन सी क्वालिटी को दिखाया जा रहा है। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है, मैं लिख दूं थोड़ा आपके सामने परसेवरेंस का मतलब। परसेवरेंस का मतलब होता है आपकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ठीक है। होते हैं ना कुछ लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, पक्का फैसला कर लेते हैं कि करके छोड़ना है भाई, ठीक है ना। तो परसेवरेंस उसकी, ठीक है भाई, डिटर्मिनेशन, ठीक है। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब आप जानते ही हैं, कोई आपदा, ठीक है। कैलेमिटी का मतलब कोई डिजास्टर, कोई आपदा, है ना भाई। जो थोड़ा टफ वर्ड होगा ना उसका मीनिंग लिख दूंगा, ठीक है, बाकी आपको ओरली बोल दूंगा, ठीक है। रिसर्च का मतलब सब जानते होंगे, इसको क्या ही बताना। हाँ, लेथार्जी का मतलब क्या होता है,
लेथार्जी का मतलब आपका क्या होता है? लेजी, ठीक है, लेजीनेस को दिखाता है किसी के, ठीक है, काम नहीं करना चाहता है, खाली आराम करना चाहता है, ठीक है। और अगला क्या है आपका? रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूइंग, है ना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंटिन्यू करते रहना, या कोई चीज लगातार है, ठीक है ना, कोई चीज लगातार हो रही है, ठीक है ना, कंटिन्यू हो रही है, ये सिचुएशन होता है। अब आप सोच लो खुद, ही नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग एंड शोड ग्रेट डैश, ये उस इंसान की किस क्वालिटी को दिखा रहा है? कैलेमिटी को दिखा रहा है क्या है? आपदा आ रहा है यहाँ पर, है, रिसर्च को दिखा रहा है, उसके लेजीनेस को दिखा रहा है, उसके कंटिन्यू को दिखा रहा है। क्या कंटिन्यू हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, कंटिन्यू थोड़ी दिखा रहा है। ये उस इंसान के क्या दिखा रहा है? वो उस इंसान की दृढ़ता को दिखा रहा है, डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, तभी तो वो रेगुलर प्रयास करते रह रहा है। तो यहां पर आपका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा भाई? परसेवरेंस। जिसने भी ऑप्शन ए किया है बहुत अच्छा, और जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, सीखना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? परसेवरेंस। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा आपको। लिखा हुआ है मैनी नेशनल लीडर्स हैव डैश, ये डैश है आपका, ब्लैंक है, इसको फिल करना है, ठीक है। ईदर फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविज्म और बाय स्पेंडिंग टाइम इन जेल फॉर कंडक्टिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट रैलीज एंड प्रोटेस्ट्स। क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। मैनी नेशनल लीडर्स, जो आप बड़े बड़े लीडर्स को देख रहे हो, नेताओं को देख रहे हो, वो कहां से आए? वो कैसे इतने बड़े बड़े नेता बने? सोचो थोड़ा सा। एक नेता, एक बड़ा नेता कैसे बनता है? ऐसे ही नहीं कि रात में दिन रात हुआ, कोई रात भर में वो फेमस हो गया और नेता बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप उसका पहले पास्ट स्टोरी जाके देखो। आप किसी भी नेता का लगभग मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि जिनका चलो पहले से कोई फैमिली बैकग्राउंड नेता वाला है वो नेता बन गया, अलग चीज, ठीक है। जिसका फैमिली बैकग्राउंड नेता वाला नहीं था बट फिर भी वो इतना बड़ा लीडर बन के सामने आया, कैसे आया? तो बड़ी छोटे स्टेज से उसने शुरुआत किया होगा, है ना। पहले छोटे मोटे कॉलेज का जो नहीं होता है वो छात्र नेता बना जाता है, छात्र नेता होते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े और फेमस होते हैं, किसी पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं, धीरे धीरे भाई फिर एमएलए एमपी बनने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे और फेमस हो जाए, अगर उनका काम लोग पसंद करें तो सीएम वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे पीएम भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक लीडर फेमस होता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर आपको बताया गया है, मैनी नेशनल लीडर्स हैव डैश ईदर फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविज्म, धीरे धीरे वो स्टूडेंट एक्टिविज्म में आया, है ना, छात्र नेता बन गया, स्टूडेंट्स के तरफ से आवाज उठाने लग गया, ठीक है भाई, उनके राइट्स को रिलेटेड बात करने लग गया। और भाई स्पेंडिंग टाइम इन जेल, कभी कभी तो किसी रीजन से, या तो उसने कुछ गलती करी तब जेल गया, या तो नहीं भी कुछ गलती करी तब भी किसी ने जलन से या किसी ने कोई फालतू का इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया। तो ये सब चीजों से वो नहीं डरते, ठीक है ना। लगभग नेता वो जेल में दिन काट चुके होते हैं, उनको ये सब चीजों से डर नहीं लगता है, ठीक है ना। फॉर कंडक्टिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट रैलीज, अब क्या है, आपको कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी पड़ेगी, है ना। एंटी कुछ अगेंस्ट में करना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो डर जाओगे तो नेता कैसे बनोगे भाई, ठीक है ना। हम नेता बनने नहीं बोल रहे, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है ना, समझा रहा हूं बस क्वेश्चन। एंड प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ेगा अगर कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है ना। डर के बैठ के कोई नेता नहीं बनता है। तो मैनी नेशनल लीडर्स हैव डैश ईदर फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविज्म और बाय स्पेंडिंग टाइम इन जेल फॉर कंडक्टिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट रैलीज एंड प्रोटेस्ट्स। ये क्वेश्चन का मतलब था, मैंने आपको मतलब समझा दिया। 5 ऑप्शन आपके सामने है, ऑकर्ड है, क्रिएटेड है, सबस्यूम्ड है, विड्रॉन है और इमर्ज्ड है। सेकंड्स का आपको टाइम देता हूं, आप एक बार सोचो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। चलिए, आपने हो सकता है आंसर मार्क कर लिया होगा, मैच करिएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया पहले ही, अब सीधा ऑप्शंस पे आ रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपके सामने ऑकर्ड। ऑकर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ हैपन होना, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, कुछ हैपन हुआ, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, ऑकर। क्रिएट का मतलब ये आप जानते हो, कुछ बनता है, क्रिएट होता है। सबस्यूम्ड का मतलब क्या होता है? सबस्यूम्ड का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना, किसी चीज को किसी चीज में इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना, सबस्यूम्ड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड अपनी डायरी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना। आपने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, एक तरीके से वापस ले लेने वाला सेंस, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। और इमर्ज का मतलब क्या होता है? ये भी सिंपल वर्ड है लेकिन लिख दे रहा हूं, है ना, कुछ डेवलप हो रहा है,
कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ इमर्ज हो रहा है, कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब सोचिए एक नेता, यहां पर एक नेता कैसे बन रहा है, एक नेता कैसे डेवलप हो रहा है, इसी के बारे में तो बात की गई है। एक नेता कैसे डेवलप हो रहा है, ऑकर का सेंस नहीं है, क्रिएट नहीं हो रहा है नेता, है सबस्यूम्ड नहीं, इंक्लूड नहीं हो रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा है, वापस नहीं कुछ ले रहा है। एक नेता इमर्ज कैसे होता है सर, एक नेता इमर्ज होता है स्टूडेंट एक्टिविज्म करके, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रैलीज करके, प्रोटेस्ट करके एक नेता डेवलप होता है, तब जाके वो एक बड़ा लीडर बनता है, ठीक है, और लोगों को लीड करता है। सो सर यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ई, इमर्ज्ड। जिन्होंने इमर्ज किया बहुत अच्छा, जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, परसेवरेंस, दृढ़ता रखनी अपने अंदर, ठीक है ना भाई, एग्जाम पेशेंस मांगता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ई, इमर्ज्ड, मार्क कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हर डिसअपीयरेंस इज एन डैश दैट हैज गिवन राइज टू मच स्पेक्यूलेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ सेकंड्स का टाइम आपको, ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हर डिसअपीयरेंस इज एन डैश दैट हैज गिवन राइज टू मच स्पेक्यूलेशन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे, हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ है ऑस्टियर, ठीक है, पहला ऑप्शन है। एग्जाम्पलरी दूसरा ऑप्शन है, यूटोपियन तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ है आपका एनिग्मा, फिफ्थ है आपका इनडिसेंट, ठीक है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं अब वर्ड एक बार हम लोग, है। सबसे पहले इनडिसेंट का मतलब क्या होता है, आपने डिसेंट वर्ड सुना होगा और इनडिसेंट सुना होगा, ठीक है। डिसेंट कौन होता है, डिसेंट बड़ा डिसेंट बंदा है, बड़ा डिसेंट मैन है, ठीक है ना भाई, बड़ा डिसेंट मैन है, ठीक है भाई। कहने का मतलब है जो वेल डिसिप्लिन्ड होता है ना, वेल डिसिप्लिन्ड आप कह सकते हो। तो इनडिसेंट उसका अपोजिट हो गया, जो वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिसको बातचीत करने का ढंग नहीं है, कटसी नहीं है जिसके अंदर, ठीक है ना। तो इनडिसेंट का मतलब हो गया जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो मोरल वैल्यूज नहीं जानता है, ठीक है। अगला एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब क्या होता है, एनिग्मा का मतलब होता है कोई मिस्ट्री, ठीक है ना, कोई मिस्ट्री, कोई कह सकते हो ना जिसको, कोई पजल, है ना, कोई मिस्ट्री जिसको कहते हैं, कोई मिस्ट्री है अपने आप में, जिसको समझना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, एनिग्मा है कोई। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब होता है आपका कोई इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन को कहा जाता है यूटोपिया, ठीक है ना। इमेजिनेशन किस चीज़ की इमेजिनेशन, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, एक ऐसा टाउन हो, एक ऐसा देश हो जहाँ पर सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ परफेक्ट हो, लोग जहाँ पर हमेशा खुश रहे, ऐसा कुछ इमेजिन करना, मतलब इमेजिनेशन से रिलेटेड यूटोपियन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पलरी क्या होता है, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है वो, ठीक है ना। एग्जाम्पलरी मतलब किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। और ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, ऑस्टियर का मतलब आप कठोर के सेंस में कह सकते हो, ठीक है ना, कठोर के सेंस में जो बड़ा कठोर नेचर का है ऑस्टियर है, हार्श है, ऐसा कोई नेचर ऑस्टियर होता है आपका, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग एक बार देखेंगे, हर डिसअपीयरेंस इज एन डैश दैट हैज गिवन राइज टू मच स्पेक्यूलेशन। तो उसका जो डिसअपीयरेंस था, ठीक है, उसका जो डिसअपीयरेंस है, वो जो अचानक से गायब हो गई है ना, वो जो अचानक से क्या हो गई है, गायब हो गई है, उसने क्या राइज कर दिया है, बहुत सारे स्पेकुलेशन को, मतलब लोग बैठ के अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो ये अपने आप में क्या बन गया है, जो लोगों को अंदाजा लगाना पड़ रहा है, कुछ कठोर हो गया है कि कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया है कि कुछ इमेजिनरी, कुछ है, कुछ इमेजिनरी, एक ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि कुछ बड़ा परफेक्ट है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन हो गया है, कि इनिग्मा हो गया है कोई, है, इनिग्मा मतलब क्या है, कोई मिस्ट्री बन गई है जैसे, है ना भाई, या फिर इनडिसेंट हो गया, अनडिसिप्लिन्ड हो गया। तो भाई उसका अचानक से गायब होना अपने आप में क्या बन गया होगा, एक मिस्ट्री बन गया होगा, जिसको लेके लोग अलग अलग क्या लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं कि पता नहीं कहां गायब हो गई है ना भाई। तो हमारा यहां पर जो ऑप्शन होने वाला है, हमारा जो यहां पर ऑप्शन होने वाला है एनिग्मा, ठीक है, उसका गायब होना अपने आप में क्या बन गया है, हर डिसअपीयरेंस इज एन एनिग्मा, एक एनिग्मा बन गया है वो, ठीक है, एक मिस्ट्री बन गया है कि वो कहां गायब हो गई है, और लोग उसको लेके अलग अलग स्पेकुलेशन करते रहते हैं, ठीक है, सोचते रहते हैं पता नहीं कहां चले गई है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने डी किया है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया था सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन द फीस्ट
फीस्ट इन डैश ऑफ विनिंग। ठीक है, फिर सेकंड्स का टाइम आपको जल्दी से एक बार आप देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। हाँ जी, चलिए आपने सोच लिया होगा। आइए, द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इंथुसियास्टिकली, मतलब बड़े जोश से, बड़े उमंग से। ठीक है, इंथुसियास्टिकली का मतलब क्या होता है, बड़े जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ। इन द फीस्ट, फीस्ट को आप एक इवेंट की तरह मानो। अरे सिंपल भाषा में कहे तो पार्टी शार्टी मान लो, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट की तरह मान लो, पार्टी मान लो, ठीक है। इन डैश ऑफ विनिंग, है ना, इन डैश ऑफ विनिंग। अच्छा, इन फियर ऑफ विनिंग, इन फियर ऑफ विनिंग, फियर का मतलब सब जानते हैं, डर। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। ड्रीड का मतलब क्या होता है, वरिड होना, है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके चिंतित होना, वरिड होना। ड्रीड का मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होना। ठीक है, मैं पहले आपको सारे वर्ड्स के मतलब बता देता हूं। एक्सोसेपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सोसेपरेशन, एक्सोसेपरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सोसेपरेशन का मतलब होता है आपका, ध्यान से समझना है, एक सेकेंड, हाँ जी, बीइंग एनॉयड, मतलब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इरिटेट है, बहुत ज्यादा एनॉयड है, एक्सोसेपरेशन होता है, ध्यान रखना है। डाइवर्जन, डाइवर्ट हो जाना, है ना, भटक जाना, डाइवर्जन हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, वही वर्ड है आपका। एंटिसिपेशन मतलब आप जानते ही हो, कुछ अज्यूम करना, फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, एंटिसिपेशन, कुछ कल्पना करते रहना, कुछ सोचते रहना कि ऐसा होगा, ठीक है ना, एंटिसिपेट करना, एजम्पशंस, ठीक है ना, जिसको कहते हैं। तो ध्यान से सोच लीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है भाई, है पार्टी में जा रहा है, ठीक है ना, इन द डैश ऑफ विनिंग है, जीतने के डर से, है, जीतने का डर होगा, है, जीतने की तो खुशी होगी ना, ठीक है, जीतने का चिंता होगा, बीइंग एनॉयड, चिढ़ा हुआ है, जीतने के लिए चिढ़ेगा क्यों, खुश ना होगा, डाइवर्जन होगा, है, डाइवर्ट हो जाएगा, जीतने से डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए पार्टी में जा रहा है। क्या हो जाएगा आंसर, एंटिसिपेशन, कि उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है, ज्यूम कर लिया है कि यार सामने वाला टीम तो कमजोर है, हम ही लोग जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो पार्टी शार्टी अभी सही कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ई, एंटिसिपेशन। जिन्होंने ई किया बहुत अच्छा किया, जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा आपका। आज अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, देयर वाज नो रीजन फॉर द जज टू डैश हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल पैरोल। पैरोल का मतलब क्या होता है, मान लो किसी ने कुछ क्राइम वगैरह किया, ठीक है ना, किसी ने कुछ क्राइम वगैरह किया तो उसको हो गया जेल। अब वो जो जेल उसको हुआ है उसमें उसको एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है, मतलब जेल से उसको फ्री किया जाता है कि वो अगर अपने लिए कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहे या अपने आप के बचाव में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है ना, उसको एक फ्री टाइम दिया जाता है। मतलब वो जेल में ही है बट उसको एक फ्री टाइम के लिए फ्री किया गया है, कुछ बंदिशों के साथ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कि भाई जाओ तुम भी अपना सबूत इकट्ठा कर लो अगर खुद को बचाना है तो, ठीक है ना, उसी को पैरोल कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, देयर वाज नो रीजन फॉर द जज, लेकिन जज के पास ऐसा कोई रीजन है ही नहीं, ठीक है ना, टू डैश इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल पैरोल, कि जज के पास ऐसा कोई खास रीजन ही नहीं बच रहा है कि उसको एक्स्ट्रा पैरोल दिया जाए, उसको फ्री किया जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, एक्सीड है, दूसरा है रिकॉग्नाइज, जस्टिफाई, स्कम्बिंग, नन, ठीक है। पहले आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर, सोचिए जल्दी से, वर्ड यहां पर ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी से। चलिए आपने सोच लिया होगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है कुछ एक्सेप्ट कर लेना, कुछ मान लेना, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, आप जानते ही हो, सिंपल वर्ड है इसलिए इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, सिंपल वर्ड है। चलिए अगले पे आएंगे। अगला क्या है आपका,
अगला है आपका जस्टिफाई, जस्टिफाई करना किसी चीज को, है ना, जस्टिफाई करना, क्लियरली बताना किसी चीज को, जस्टिफाई करना, ठीक है, सिंपल सा बात है। स्कमिंग का मतलब क्या होता है? स्कम का मतलब होता है गिव अप कर लेना एक तरीके से, ठीक है ना, हार मान लेना, गिव इन या गिव अप कह सकते हो आप, ठीक है ना, गिव इन कर लेना या गिव अप कर देना, हार मान लेना एक तरीके से, ठीक है ना भाई, कि आपने किसी की बात को लेके हार मान लिया, ठीक है, किसी चीज को लेके हार मान लिया, स्कम कर दिया, ठीक है ना, सरेंडर कर दिया एक तरीके से, ठीक है ना। और अगला है आपका नन, अगला है आपका नन, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी से सोचिए एक बार, बड़ा सिंपल है। देयर वॉज नो रीजन फॉर द जज टू डैश इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिक्वेस्ट, कि उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे, यही करेंगे ना। तो वही तो कह रहा है ना कि जज के पास कोई रीजन ही नहीं है, जज के पास कोई रीजन ही नहीं है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, मान ले। तो सिंपल सा बात है सर, आपके सामने क्या आंसर होने वाला है, रिकॉग्नाइज, जस्टिफाई, कमिंग, नन, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक्सीड, कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सीड क्यों करे, उसके पास कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका आंसर बनेगा, ध्यान रखना है, जिन्होंने ए किया बहुत अच्छा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज आर डैश बाय लॉजिस्टिकल inadequacies and other challenges associated with the country's dysfunctional and overly bureaucratic government। क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इंडियाज आर्म फोर्सेज आर डैश बाय लॉजिस्टिकल इनएडिक्वेसीज एंड अदर चैलेंजेस। हमारी जो इंडिया की आर्म फोर्सेज है ना, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रॉपर उनके पास काम करने के लिए प्रॉपर उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता है, या फिर उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत चीज़ों की कमी है, एसोसिएटेड विद द कंट्रीज डिसफंक्शनल एंड ओवरली ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो डिसफंक्शनल है, वो ठीक से फंक्शन नहीं करती है, और ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेसी, आपने शब्द सुना होगा, ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फाइल वर्क करना, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ करना, वही आपका क्या कहलाता है, ब्यूरोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके कारण काम ही डिले हो जाता है या होता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के आर्म फोर्सेस की परेशानी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और आपके सामने 5 ऑप्शंस है, अपलिफ्टेड, बूस्टेड, इंटाइज्ड, ठीक है, बॉल्स्टर्ड और हैम्पर्ड, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके सामने, एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, आंसर मैच करिए। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अपलिफ्टेड, अपलिफ्ट करना किसी चीज़ को, है ना, अपलिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अपलिफ्ट, आपका मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना, लिफ्ट का मतलब उठाना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना। तो अपलिफ्ट का मतलब होता है सर किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, है ना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट लाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, है ना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट लाना। बूस्टेड का मतलब ही वही होता है ना, बूस्टेड का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना। तो ले देखिए, अपलिफ्ट और बूस्टेड वर्ड आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स ही बन सकते हैं ना। बूस्ट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना, इंप्रूव करना। इंटाइज का मतलब क्या होता है, इंटाइज का मतलब होता है टेम्प्ट करना किसी को, मतलब टेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, लालच में फंसाना, है ना, लुभाना, ठीक है, लुभाना किसी को। मान लो शेर को जाल में फंसाना है तो सुअर को काट के उसके सामने फेंकना पड़ता है ना, किसी पिक्चर के डायलॉग है शायद, ठीक है ना भाई। तो वैसा ही कुछ है ना, किसी को जाल में फंसाना, ठीक है, मतलब जाल में फंसाने के लिए लुभाना, लालच देना, ठीक है ना, लालच देना, सिंपल। बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है, बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, किसी भी तरीके से सपोर्ट करना। और आपके सामने हैम्पर वर्ड है, हैम्पर तो सब जानते होंगे भाई, हमारा काम हैम्पर हो रहा है बिना लाइट के, हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट है, काम हैम्पर हो रहा है, रुकावट पैदा हो रहा है, हैम्पर हो रहा है काम, सब जानते हैं, ऑब्स्टिकल, रोड़ा, रुकावट। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सर? अगर आप ध्यान से देखें, इंप्रूव, यहाँ पर जो हमारा मुद्दा चल रहा है, देखो फिलर में ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप पॉजिटिव नेगेटिव करके बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो। मुद्दा जो चल रहा है यहाँ पर हमारा, एक नेगेटिव मुद्दा चल रहा है कि पॉजिटिव मुद्दा चल रहा है, आप सोचो। यहाँ पर हमारे आर्म फोर्सेस के इनएडिक्वेसीज को दिखाया गया है, तो मुद्दा तो एक तरीके से नेगेटिव है। तो सर यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मैटर फिल होगा वो अपने आप में क्या होना चाहिए,
थोड़ा सा नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो अपलिफ्ट आपका पॉजिटिव नेचर का वर्ड होगा, ये तो आंसर बनेगा ही नहीं, बूस्टेड बनेगा ही नहीं, ठीक है ना भाई। इंटाइज्ड का मतलब होता है लालच में फंसाना, लालच को यहाँ पर किसी को फंसाया जा नहीं रहा है। और बोल्स्टेड का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट भी तो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो देखो हमने पॉजिटिव नेगेटिव करके ऊपर के 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। अब आपको पता है आंसर क्या होना है, ठीक है। आंसर क्या होना है भाई हमारा, हैम्पर्ड। हैम्पर्ड देख लो तुम, कायदे से नेगेटिव वर्ड है और ऊपर सब्जेक्ट मैटर भी नेगेटिव चाहिए था, बात सारा नेगेटिव चल रहा था कि भाई इंडियाज आर्म फोर्सेस आर हैम्पर्ड बाय। तो इंडियन आर्म फोर्सेस का काम क्या हो रहा है, इससे हैम्पर हो रहा है, डिसफंक्शन के कारण, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट के कारण, लॉजिस्टिकल मिस्टेक्स के कारण हमारी इंडियन जो हमारी आर्म फोर्स है उनका काम हैम्पर हो रहा है ना। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या होने वाला है, हैम्पर्ड। ऑप्शन नंबर ई, जिन्होंने ई किया बहुत अच्छा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं। हिज डैश विल मेक हिम रीच इनकम्पैरेबल हाइट्स। उसकी डैश उसको कहां तक ले गई, इनकम्पैरेबल हाइट्स, कितनी ऊंचाइयों तक ले गई है। आदमी ऊंचाइयों में कब जाता है, जब बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत दृढ़ता से काम करता है ना, पेशेंस के साथ काम करता है, तब तो ऊंचाइयों में जाता है ना। जो पढ़े लिखेगा ही नहीं, लेजीपंती करेगा, कैसे ऊंचाई पे जाएगा, ठीक है ना। ये बात खुद पर भी आपको अप्लाई करना है। देखिएगा जरा ध्यान से, हिज डैश विल मेक, तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप एक बार जल्दी से ट्राई करो, सेकंड्स का टाइम आपको थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। जल्दी से एक बार। चलिए देखिएगा ध्यान से, हिज डैश विल मेक हिम रीच इनकम्पैरेबल हाइट्स, ठीक है, इनकम्पैरेबल हाइट्स, ध्यान से देखेंगे। तो भाई हमारे सामने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिटरमाइन, ठीक है। हमारे सामने जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिटरमाइन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है रिजोल्यूटनेस, सी रिजोल्यूट, डी कंट्रोलिंग और ई नन। सबसे पहले डिटरमाइन का मतलब आप जानते हो, डिटरमाइन, डिटरमाइन वो डिटरमाइन है अपने काम को लेके, है ना भाई, दृढ़ है। अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में बताया था डिटरमाइन है, ठीक है, डिटरमाइन है। अच्छा सर, तो फिर तो ये सेंस दे रहे हैं यहाँ पर भी तो सर सिंपल सा बात है, कोई बंदा अगर ऊंचाइयों पर गया है तो दृढ़ता के कारण ही गया होगा, बड़ी दृढ़ता से उसने काम किया होगा। चलिए ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं एक बार। रिजोल्यूटनेस, सर रिजोल्यूट और रिजोल्यूटनेस, देख रहे हो 2 ऑप्शन थोड़े से मिलते जुलते लग रहे हैं, है ना। एक जगह रिजोल्यूटनेस लिखा हुआ है, एक जगह रिजोल्यूट लिखा हुआ है। सर इन दोनों में क्या फर्क है, मीनिंग सेम होगा दोनों का, ये भी दृढ़ता से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये भी किसी के दृढ़ता को ही दिखा रहे, किसी चीज के, किसी के दृढ़ निश्चय को ही दिखा रहे। लेकिन सर ये रिजोल्यूट एक बार लिखा हुआ है, एक बार रिजोल्यूटनेस लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए क्या फर्क होता है। अभी तो मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं आपको बताऊंगा, ये ग्रामर की बात है, ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पर आपको इन डेप्थ में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो रिजोल्यूट शब्द है ना, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। और जो रिजोल्यूटनेस शब्द है ना, ये एक नाउन है। होता क्या है ना, बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ कुछ एडजेक्टिव्स में अगर हम लोग ये नेस सफिक्स करते हैं ना, ये नेस नाम की चीज को सफिक्स करते हैं अगर, ठीक है ना। प्रीफिक्स होता है जो पहले होता है, सफिक्स होता है जो वर्ड के बाद ऐड किया जाता है। तो जो हमारा आउटकम आता है ना, जो हमारा आउटकम आता है ना, वो क्या आता है, नाउन। अब जैसे रिजोल्यूट ही था, रिजोल्यूट में आपने नेस ऐड किया, रिजोल्यूटनेस बन गया नाउन। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, ब्राइट, सबने सुना है BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट में नेस ऐड करोगे ब्राइटनेस बन जाएगा, ब्राइट एडजेक्टिव है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले लो, डार्क, डार्क आपका एडजेक्टिव है, डार्क में नेस ऐड करोगे डार्कनेस आपका नाउन बन जाएगा। छोटा सा आपको एक पॉइंट बता दिया, ठीक है ना। तो रिजोल्यूट आपका एडजेक्टिव है, रिजोल्यूटनेस आपका नाउन है, लेकिन मतलब तो दोनों का सेम है, दृढ़ता से रिलेटेड है, ठीक है सर। अगला है कंट्रोलिंग, है ना, उसकी कंट्रोलिंग उसे कहां तक ले गई, इनकम्पैरेबल हाइट्स तक ले गई, उसका कंट्रोल उसको इनकम्पैरेबल हाइट्स तक ले गया है, कंट्रोल करके कोई इनकम्पैरेबल हाइट्स तक पहुंच गया। ये थोड़ा जच नहीं रहा है, जच रहा है कौन सा ऑप्शन सर, यहाँ पर वही वाले ऑप्शन जच रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो दृढ़ था अपने काम को लेके और कहां तक पहुंच गया, इनकम्पैरेबल हाइट्स तक पहुंच गया। तो आपके सामने वर्ड है डिटरमाइन, रिजोल्यूटनेस, रिजोल्यूट। अब इनमें से आप क्या लोगे, ये कैसे सोच पाओगे सर, मीनिंग तो सबका सेम है, मीनिंग तो ऊपर वाले तीनों वर्ड का ABC का लगभग सेम जा रहा है, तो फिर सर वहां पर क्या लगाया जाए। तो आपने वो थोड़ा सा ना, वो क्या होता है ना, थोड़ा सोच लिया होगा कि क्या जच रहा है हिज के साथ, है ना। हिज डिटरमाइन नहीं जच रहा है सर, है ना, हिज रिजोल्यूट नहीं जच रहा है, हिज रिजोल्यूटनेस जच रहा है ना, आपने जचा लिया होगा। लेकिन मैं आपको रीजन बता दूं छोटा सा, एक छोटे से यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको हर एक एग्जाम में काम देगी। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, इसको पहचान रहे हो, हिज लिखा हुआ है,
हिज क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हिज क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है भाई। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने मेंशन कर दूं कुछ वर्ड्स, जैसे कि माई हो गया, जैसे कि आवर हो गया, जैसे कि योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया। ये जो वर्ड्स है ना हमारे सामने, ये जो वर्ड्स है ना हमारे सामने, इनको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनको हम लोग क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब वो वर्ड्स जो पोजेशन दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं। माई कार मेरी कार है, योर कार तुम्हारी कार है, मेरा तुम्हारा उसका इसका, ये क्या दिखा रहा है, ओनरशिप, पोजेशन, ठीक है। तो ये वर्ड्स किस काम में आते हैं, ये वर्ड्स आपको पोजेशन दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हिज हमारे लिए क्या है भाई, हिज हमारे लिए कायदे से हुआ एडजेक्टिव, हिज हमारे लिए कायदे से क्या हुआ, एडजेक्टिव। और हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव जो होता है ना, इसको हम लोग विशेषण कहते हैं, इसका काम होता है विशेषता बताना। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आकर नाउन की विशेषता बताता है। हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। जैसे बचपन में आपने कई बार लिखा होगा गुड बॉय, है ना, बॉय आपका नाउन हो गया, गुड उसके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव, बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो नाउन के पहले सर क्या आता है, एडजेक्टिव, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। हम लोग घुमा के ये भी बात तो कह सकते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो सर एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो सिंपल सा बात है सर, इस ब्लैंक में जो आप फिल करोगे, इस ब्लैंक में जो आप फिल करोगे, इस ब्लैंक में जो भी आप फिल करोगे वो कायदे से क्या होना चाहिए सर, वो कायदे से नाउन होना चाहिए। ये बात मानते हो कि नहीं। तो सर आज के बाद ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर जैसे वर्ड्स लिखे हों तो इसके बाद सर हमेशा क्या आएगा, इसके बाद हमेशा आएगा नाउन। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेते हैं। अब सर आपको ये सोचना है कि नन वाला और कंट्रोलिंग वाले ऑप्शन को तो हमने साइड कर दिया, ऊपर वाले तीन ऑप्शंस में ही हम लोग को सोचना है जो भी सोचना है, ठीक है भाई। तो डिटरमाइन होगा कि रिजोल्यूटनेस होगा कि रिजोल्यूट होगा। रिजोल्यूट तो एडजेक्टिव हो गया था, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, हटा दो, ठीक है। अच्छा, रिजोल्यूटनेस तो नाउन था, ये आ सकता है, लेकिन अभी तक हमने डिटरमाइन पर बात नहीं किया कि डिटरमाइन एडजेक्टिव है कि नाउन है। सर डिटरमाइन क्या है, तो मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी से बता दूं। सर डिटरमाइन क्या है आपके लिए, डिटरमाइन आपके लिए वर्ब होता है, ठीक है। और यहां से एक शब्द बनता है सर, डिटर्मिनेशन बनता है कि नहीं, सबने सुना होगा डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन जो शब्द बनता है ना सर, ये नाउन होता है। तो एक शॉर्टकट और याद रखिएगा सर कि जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव में नेस जोड़ते हैं तो हमारा नाउन निकलता है, जैसे मैंने आपको ब्राइटनेस, डार्कनेस वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही सर ध्यान रखिएगा किसी वर्ब में अगर हम लोग, किसी वर्ब में अगर हम लोग TION या फिर ATION जोड़ते हैं ना सर, तो फिर से जो आउटकम निकलता है ना, फिर से जो आउटकम निकलता है वो हमारा नाउन निकलता है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिएगा। एक आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है, कि किसी भी वर्ब में अगर TION या फिर ATION जोड़ा जाए ना तो सर हमारा आउटकम नाउन आता है। तो डिटरमाइन सर हमारा वर्ब है, अगर इसका नाउन फॉर्म लिखा होता तो डिटर्मिनेशन लिखा होता, जो कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लो, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में, कम्युनिकेट से हमने कम्युनिकेशन बनाया, कम्युनिकेट वर्ब है, कम्युनिकेशन नाउन हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, अब आप बना सकते हो, ठीक है। तो सर डिटरमाइन भी वर्ब हो गया, यहाँ पर हमको नाउन चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रिजोल्यूट तो एडजेक्टिव हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। सर यहाँ पर हमारे लिए नाउन का काम किसने किया, रिजोल्यूटनेस ने किया, तो आंसर क्या बनेगा सर, रिजोल्यूटनेस। ये जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताई है, छोटी छोटी जो बातें बताई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत सारे फिलर्स में आपको काम देंगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जल्दी से एक बार आंसर मार्क कर लीजिएगा सर, क्या होगा, रिजोल्यूटनेस। जिन्होंने रिजोल्यूटनेस किया है बहुत अच्छा किया है, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं। आते हैं अगले ऑप्शन की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। जल्दी से एक बार देखेंगे क्वेश्चन को। माई डैश फ्रेंड्स रिफ्यूजल्स टू बाय द कैंडी टू हर डॉटर बिकॉज शी थिंक्स इट इज ओवर प्राइज्ड, है ना। तो मैं थोड़ा सा अब वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, मैं थोड़ा सा अब स्पीड, थोड़ा सा पेस अपनी इंक्रीज करूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, उसके बाद आराम से आंसर देखना कि मैंने क्या आंसर मार्क किया है, ठीक है। चलिए, पर पॉज कर करके आंसर खुद करना है पहले।
माई डैश फ्रेंड्स रिफ्यूजेस टू बाय द कैंडी टू हर डॉटर बिकॉज शी थिंक्स इट इज ओवर प्राइज्ड, है ना। मेरी फ्रेंड को ऐसा लग रहा है, मेरी डैश फ्रेंड है ना, माई डैश फ्रेंड्स, है ना, रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है अपनी डॉटर को, कैंडी नहीं लेके दे रही है ना, कैंडी नहीं लेके दे रही, बोल रही बड़ा ओवर प्राइज्ड है। कैंडी ओवर प्राइज्ड, छोटा मोटा कैंडी के लिए भी ओवर प्राइज्ड बता रही है, तो एक बंदे की किस क्वालिटी को दिखा रहा है? कोई किसी को छोटी सी चॉकलेट या टॉफी भी ना लेके दे सके तो ये किसी बंदे की कैसी क्वालिटी को दिखा रहा है? थोड़ा सोचो, ऐसा बंदा कैसा होगा। चलो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? जो बड़ा काइंड हार्टेड हो, है ना, जो बड़ा काइंड हार्टेड हो, मतलब दयालु हो, है ना, काइंड हार्टेड दयालु टाइप। लैविश क्या होता है सर? मैं अगर बात करूं सर लैविश की, मैं बात करूं एक्स्ट्रावेगेंट की, और मैं बात करूं स्पेंड थ्रिफ्ट की, जो सर आपके सामने बी ऑप्शन है, जो आपके सामने सी ऑप्शन है, और जो आपके सामने ई ऑप्शन है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है। इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है सर, है ना। ये पता है कैसे लोगों को दिखाता है? जो क्या करते हैं? स्पेंड मोर देन नेसेसरी, जो जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, मतलब खर्चीला, फिजूल खर्ची लोग, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा ही खर्चा करते हैं, जहां 100 रुपए खर्चा करने की जरूरत है वहां 500 खर्चा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। तीनों वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, अपनी डिक्शनरी अपनी डायरी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेंड मोर देन नेसेसरी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है ना, इसका मतलब क्या है? पार्सिमोनियस, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, अनविलिंग टू स्पेंड, है, जो खर्चे ही नहीं करना चाहता है ना, जो खर्चे ही नहीं करना चाहता है, अनविलिंग टू स्पेंड, जो खर्चे ही नहीं करना चाहता है, जिसको आप कहो सिंपल कंजूस। अब आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होना चाहिए। ये अपने बच्चे को कैंडी नहीं लेके दे रही है अपनी डॉटर को, तो ये कैसी होगी? बड़ी कंजूस होगी ना, है, बड़ी कंजूस होगी। सोच लो तुम्हारे घर में भी कोई फैमिली मेंबर में तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त होगा, है ना, जो खर्चा नहीं करना चाहता होगा, उसका मुंह याद कर लो, याद हो जाएगा वर्ड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, पार्सिमोनियस, है ना भाई, ये इस इंसान के कैसे क्वालिटी को दिखा रहा है? पार्सिमोनियस, ठीक है ना भाई, बड़ा कंजूस है। ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी मार्क किया बहुत अच्छा किया, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन होगा आपका। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? द बाइट्स ऑफ द ग्रेट व्हाइट शार्क्स कैन डैश सीरियस डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। जो व्हाइट शार्क है हमारी, ठीक है भाई, द बाइट्स, अगर ये आपको काट ले, ठीक है ना भाई, तो ये आपके लिए ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ा क्या हो सकती है? डैमेज कॉज कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं जो मुद्दा चल रहा है थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का चल रहा है ना भाई, तो ध्यान रखना इस बात को, ये आपको डैमेज पहुंचा सकती है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है इन्फ्लेक्ट, एम्प्यूटेट, मार्क, ऑब्जर्व और नन। सबसे पहले हम इन्फ्लिक्ट का मतलब देख लें। इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कॉज पेन, है ना। मतलब इन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है कुछ कॉज करना। क्या कॉज करना? कुछ नेगेटिव, ठीक है ना, किसी को पेन देना, पीड़ा देना, है ना, किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, कुछ पेन कॉज करना, कुछ अनप्लीजेंट कॉज करना किसी के लिए, वो होता है आपका इन्फ्लिक्ट, है ना, इन्फ्लिक्ट। अच्छा सर, एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है? एम्प्यूटेट का मतलब होता है रिमूव कर देना। एम्प्यूटेट का मतलब होता है रिमूव कर देना। सर ध्यान से समझेंगे, रिमूव कर देना, रिमूव कर देना मतलब कहने का मतलब समझिएगा जरा। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण उसका बॉडी पार्ट काट के अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। किसी का पैर काट दिया जाता है, ऐसा कुछ डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है ना, सर्जरी करके अलग कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है सर। तो एम्प्यूटेट जो है ना आपका रिमूव करना, स्पेशली या बॉडी पार्ट्स, कि कोई बॉडी पार्ट, किसी की उंगली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको काट के अलग करना पड़ गया, ऐसा कुछ एम्प्यूटेट, ठीक है। मार्क का मतलब आपको पता ही है, कुछ इंडिकेट करना, कुछ मार्क करना, है ना, मैंने वो मार्क किया, इंडिकेट किया। ऑब्जर्व करने का मतलब पता ही है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, सोचना बड़ी गहराई से। और नन, ठीक है, नन आपका फिफ्थ ऑप्शन है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है। सर नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है, जो ग्रेट व्हाइट शार्क का जो आपका जो बाइट है वो आपके लिए क्या हो सकता है? डैमेजिंग हो सकता है। आपको क्या कॉज कर सकता है? पेन, आपके लिए कुछ अनप्लीजेंट कॉज कर सकता है, पेन कॉज कर सकता है। यही तो सेंस जा रहा है सर। क्या हो जाएगा? इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी, क्या कर सकता है? कुछ सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है। मैं कब से कह रहा हूं, कॉज पेन, कॉज समथिंग अनप्लीजेंट, सिंपल सा ऑप्शन आपका इन्फ्लिक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ए जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया। मूव करते अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखेंगे एक बार। अ वाइल्ड कैट हाउएवर डोमेस्टिकेटेड, जंगली बिल्ली को डोमेस्टिकेट आपको कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिटेन्स इट्स इंस्टिंक्ट्स, डैश इंस्टिंक्ट्स, है ना।
तो भाई क्या मतलब इस क्वेश्चन का, वाइल्ड कैट को भले ही डोमेस्टिकेट कर लिया जाए लेकिन वो रिटेन करके रखेगी। रिटेन करके रखने का मतलब क्या होता है, अपने पास रखना। वो अपने पास रखेगी क्या, क्या पास रखेगी भाई, प्रीडेटरी, इंस्टिंक्ट्स, मैटरनल, सर्वाइवल, लेथल, नन। प्रीडेटरी का मतलब सर क्या होता है, प्रे शब्द सबने सुना होगा, प्रे है ना, शिकार, शिकारियों वाला जो गुण है, हैं बिल्ली अपना शिकारियों वाला गुण छोड़ेगी क्या, है उसको घर में चूहा मिलेगा तो क्या वो नहीं पकड़ेगी, बिल्कुल पकड़ेगी भाई। वो शिकारियों वाला गुण उसमें नहीं जाने वाला है, वो बिल्कुल रहेगा, ठीक है। मैटरनल, मैटरनल का मतलब क्या होता है, मैटरनल का मतलब आप जान रहे, रिलेटेड टू मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल है ना, ये सब चीज़ आपका जो हो गया, मैटरनल आंट आपकी, ठीक है भाई। मदर की फैमिली से जो रिलेटेड होता है ना। सर्वाइवल, सर्वाइवल सिंपल सा वर्ड है, सर्वाइव करना। लेथल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, है ना, डेडली हो, जिसको आप घातक कहते हैं, है ना, सनी देओल की मूवी है ना घातक, वहां से याद कर लेना, लेथल, घातक, ठीक है ना, जो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो, ठीक है, अब एकदम याद हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, मूवी तो तुम लोग देखेगा, बस पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। अ वाइल्ड कैट हाउएवर डोमेस्टिकेटेड रिटेन्स इट्स डैश इंस्टिंक्ट्स, तो अपना मैटरनल को अपने पास रखती है, सर्वाइवल को अपने पास रखती है, हार्मफुल अपने पास रखती है, क्या अपने पास रखती है भाई, अपना प्रीडेटरी वाला जो हैबिट है ना, अपना प्रीडेटरी वाला जो हैबिट है ना, प्रे करने वाला, शिकार करने वाला, वो नहीं छोड़ती, वो अपने पास रखती है, वो हमेशा अपने पास रखेगी, शिकार वो करेगी, ठीक है। क्या ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए किया बहुत अच्छा किया, ठीक है, यहां पर ऑप्शन होगा आपका ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, द डैश मुंबई पुलिस इज ऑलवेज अलर्ट एंड लुकिंग आउट फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स। मुंबई की जो हमारी पुलिस है वो एकदम अलर्ट रहती है, और जो भी पोटेंशियल थ्रेट, कोई भी डेंजर होने वाला है, कोई भी डेंजरस सिचुएशन होने वाला है, कोई भी थ्रेट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड वो पहले ही बिल्कुल जागरूक रहती है, बिल्कुल चौकस रहती है ना भाई, इस बात को ध्यान रखना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप देख के भी आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगा के भी कर सकते हो। पहला क्या लिखा हुआ है, हाइपर विजिलेंट। हाइपर विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, चौकस, है ना, एकदम एकदम ध्यान से देखते रहना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एकदम, है ना, टाइम टू टाइम देखते रहना कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, विजिलेंट। और यहाँ पर तो हाइपर विजिलेंट लिखा हुआ है, मतलब और ज़्यादा चौकस, ठीक है ना भाई, तो सिंपल सा बात है, हाइपर विजिलेंट। एक मिनट, हाँ जी, ध्यान से देखेंगे एक बार, हाइपर विजिलेंट हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा कैजुअल, है ना। कैजुअल का मतलब क्या होता है, कैजुअल का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है किसी को परस्यूएड करना, परस्यूएड करना, मनाना, बहलाना, फुसलाना किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना। बहलाना फुसलाना, किसी काम को करने के लिए, आपको अपना किसी दोस्त से कुछ काम निकलवाना है तो तुम उसको बहला रहे हो, फुसला रहे हो, भाई कर दे, है ना भाई, ऐसा कुछ सिचुएशन कैजुअल करना। एक वर्ड यहाँ पर आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखिए, ठीक है। आपसे ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, कॉक्स, है ना। कॉक्स करने का भी मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्या है आपका, कैलुमनी, ठीक है भाई। अगला क्या है आपका, कैलुमनी, ठीक है ना भाई। कैलुमनी का मतलब क्या होता है, कैलुमनी का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समबडी, ठीक है ना, किसी के बारे में, एस बी का मतलब है समबडी, ध्यान रखना है, ठीक है ना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा फॉल्स स्टेटमेंट दे देना कि वो तो कुछ भी, किसी के बारे में भी कुछ जानबूझ के जलन से या चिढ़ से कुछ उल्टा सीधा फॉल्स बोल देना कि वो तो ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, इसको बोला जाता है आपका कैलुमनी, ठीक है ना, कैलुमनी। अगला है आपका कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कैमरेडरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, है ना, फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस, जहां पर फीलिंग हो दोस्ती का, जहां पर फीलिंग हो विश्वास का, उसको क्या कहा जाता है, कैमरेडरी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने वर्ड्स हैं, हाइपर विजिलेंट जो कि चौकस से रिलेटेड है ना, विजिलेंट हो गया, कैजुअल हो गया, परसुएड, कैलुमनी हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट, और कैमरेडरी हो गया फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। अब कितना ईजी है आपको आंसर टिक करना, पुलिस वहां पर बिल्कुल अलर्ट है, पोटेंशियल डेंजर्स को बैठ के देख रही है, तो पुलिस क्या है भाई, हाइपर विजिलेंट है ना, कैजुअल थोड़ी है, कैलुमनी थोड़ी है, कैमरेडरी थोड़ी है, सिंपल सा बात है, हाइपर विजिलेंट आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, ध्यान रखना है। जिन्होंने हाइपर विजिलेंट किया बहुत अच्छा किया। इसका आंसर तो शायद अगर आपको नीचे वाले वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी आता होता ना, तब भी आप कर सकते थे, थोड़ा अंदाजा लगा के। खैर,
अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। विथ अ डैश स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, घुरना, है ना। द गैंग मेंबर पॉइंटेड हिज गन एट अनआर्म्ड पुलिस ऑफिस, जो गैंग मेंबर था, है ना, उसने क्या किया हुआ है भाई, पुलिस ऑफिसर पे बिल्कुल गन तान के रखा हुआ है ना, उसके पॉइंट पे एकदम रखा हुआ है। अच्छा, अब गन तान के रखा होगा उस पर, तो उसको कैसे देख रहा होगा, बड़े प्यार से देख रहा होगा, है, कैसे देख रहा होगा भाई, बिल्कुल गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होगा, चिढ़ के देख रहा होगा, है ना, अनप्लीजेंटली देख रहा होगा एकदम, है ना, घूर के गुस्से से देख रहा होगा। खुशी से तो कोई किसी तरफ गन नहीं करता, हंसते हंसते गन लगाया हुआ दिमाग में, ऐसा तो नहीं है ना भाई, सिंपल सा बात है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बेलफुल। बेलफुल का मतलब क्या होता है सर, बेलफुल का मतलब होता है कुछ अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट, बहुत बुरा, है ना, बहुत बुरा, अनप्लीजेंट, ठीक है। निम्बल का मतलब क्या होता है सर, निम्बल का मतलब होता है मूव क्विकली, निम्बल का मतलब होता है मूव क्विकली। गरगैंचुअन का मतलब सर क्या होता है, गरगैंचुअन का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत विशाल, वेरी बिग इन साइज, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और प्लीजेंट का मतलब तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ। और वायलेंट का मतलब आप जान ही रहे हो, वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट हो जाना, है ना। वायलेंट का मतलब होता है किसी से हाथापाई कर देना, वायलेंट करना, वायलेंस टू कॉज वायलेंस, है ना भाई, लड़ाई झगड़ा करना, हाथापाई करना, ऐसा सिचुएशन, है ना, फिजिकली किसी को हर्ट करना, वायलेंट हो जाना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, मूव क्विकली का सेंस नहीं है, वेरी बिग का सेंस नहीं है, प्लीजेंट तो होगा ही नहीं, है, बहुत प्यार से देखेगा उसको, है, गन भी तान के रखा हुआ और प्यार से देख रहा है, प्लीजेंटली देख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं आपके, ये ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हैं। अब किसी को लगा होगा शायद वायलेंट, तो किसी को लगा होगा बेलफुल। अब थोड़ा सा सोचो, वो देख रहा है उसको, अभी उसको मार पीट नहीं रहा है, उसको देख रहा है, तो वायलेंटली कोई किसी को देखता नहीं है, ठीक है। वायलेंट तब होता है जब वो उसको फिजिकली हर्ट करे, अभी फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अभी खाली उसको देख रहा है, घुर रहा है। इसलिए आप वायलेंट ऑप्शन ना लगा के आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बेलफुल लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, जिन्होंने बेलफुल किया बहुत अच्छा किया, बड़ा ही अनप्लीजेंटली देख रहा है एकदम, है ना, बड़े गुस्से से बड़ा अनप्लीजेंटली देख रहा है और गन भी तान के रखा हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा भाई, बेलफुल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैनी स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स कंटिन्यू टू होल्ड देयर ओन डैश, ठीक है, कंटिन्यू टू होल्ड देयर ओन डैश एंड एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस रिगार्डिंग द टॉपिक। ध्यान रखना है, जल्दी से एक बार देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है अब्स्ट्रूज, अच्छे वर्ड्स हैं, ऑब्लोक्वी, ऑब्लोंग, एडवेंट। सबसे पहले इन वर्ड्स का आपको मतलब बता दूं, थोड़े से अच्छे वर्ड्स हैं, इनका मतलब आप देख लो जल्दी जल्दी। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। ऑब्लोक्वी का मतलब क्या होता है, ऑब्लोक्वी का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिकली किसी चीज का क्रिटिसाइज करना, निंदा करना पब्लिकली, है ना। ऑब्लोंग एक शेप को दिखाता है ना, ऑब्लोंग एक टाइप का आपका शेप होता है, जैसे स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, वैसे ही ऑब्लोंग आपका शेप होता है। एडवेंट किसी चीज की स्टार्टिंग या बिगिनिंग को दिखाता है, एडवेंट किसी भी चीज के स्टार्टिंग या बिगिनिंग को दिखाता है, शुरुआती स्टेज को दिखाता है। तो सर मैनी स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, जो बड़ा डीपली सोचते हैं सर, कंटिन्यू टू होल्ड देयर ओन डैश एंड एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस, उनके डिस्कशंस हमारे लिए, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके जो डिस्कशंस होते हैं वो हमारे समझ से बाहर होते हैं, हमें नहीं समझ में आते, ठीक है भाई, इसलिए तो लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ आपको ना दिखे, ठीक है ना, जिसको आप छू देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब ये सब बातें जिसको आप छू देख नहीं सकते, महसूस सिर्फ महसूस ही कर सकते हो, उसको ठीक से समझ कहाँ से पाओगे, उसको समझना भी तो मुश्किल होगा। तो सर इनके जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो हमारे ऊपर से पार हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आते, ठीक है ना सर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पब्लिक क्रिटिसिज्म का कोई सेंस नहीं है, शेप का कोई सेंस नहीं है, शुरुआत करने का कोई सेंस नहीं है सर। उनके जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो हमारे लिए क्या होते हैं, एब्स्ट्रूज होते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमें तो समझ ही नहीं आते, हमारे ऊपर से पार हो जाते हैं भाई, ठीक है ना, बड़े एब्स्ट्रूज होते हैं, उनके डिस्कशंस हमारे लिए एब्स्ट्रूज होते हैं, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या होने वाला है, ए, याद रखना है। चलिए मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर लॉन्ग वी विल ऑल बी ओल्ड एंड रियलाइज दैट हेल्थ इज डैश टू वेल्थ। बिफोर लॉन्ग वी विल ऑल बी ओल्ड,
हम सब ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या रियलाइज करेंगे कि हेल्थ इज डैश टू वेल्थ, हेल्थ बड़ी चीज है वेल्थ से भी, ठीक है ना। हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल, मच प्रेफरेबल, द मोस्ट प्रेफरेबल, सारा ही तो देखने में सेम लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं जल्दी से, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको ये शब्द सबसे पहले एकदम माइंड में सेट कर लेना है, प्रेफरेबल। सर ये जो प्रेफरेबल होता है ना, ये जो प्रेफरेबल होता है सर, ये प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। दो वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सर, दो पॉइंट। एक तो ये ध्यान रखना है कि सर प्रेफरेबल वर्ड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगा ना वो टू आएगा। प्रेफरेबल के साथ आप हमेशा टू का यूज करेंगे, आप गौर करो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी फील होगा तो प्रेफरेबल से रिलेटेड ही फील होगा। अब यहाँ पर जब आप प्रेफरेबल से रिलेटेड कुछ भी फील करोगे, यहाँ पर कुछ भी फील करोगे, जो भी आप फील करोगे, देखो आगे जाके जो आपका प्रेपोजिशन लिखा हुआ है वो टू ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रेफरेबल के साथ जो आपका प्रेपोजिशन आएगा वो हमेशा टू आएगा, एक बात हमेशा याद रखो। दूसरी बात सर, प्रेफरेबल के पहले कभी भी हम लोग मोर, मोस्ट जैसे शब्दों का यूज नहीं करते सर, क्योंकि प्रेफर हम लोग अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो उसी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा एक बात, कोई किसी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है ना, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, है ना। बट क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि राम इज मोर डेड देन श्याम। मान लो मैंने डेड कहा, डेड मतलब मरा हुआ, है ना। डेड मतलब क्या होता है, मरा हुआ, है ना। राम श्याम से इंटेलिजेंट ज्यादा हो सकता है, राम श्याम से ज्यादा मरा हुआ हो सकता है क्या? ये कैसे होता है? कोई किसी से ज्यादा मर गया है, वो 10 दिन पहले मरा था, वो 5 दिन पहले मरा था, है, इसलिए वो ज्यादा मरा हुआ, वो कम मरा हुआ है, ऐसा होता है क्या? तो सर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डिग्री को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। कोई किसी से ज़्यादा सुंदर हो सकता है, कोई किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई किसी से ज़्यादा मरा हुआ नहीं हो सकता है सर। तो ये एडजेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सर जिनकी हम लोग डिग्री को बढ़ा या घटा नहीं सकते। आपने किसी चीज़ को प्रेफर किया है, मतलब उसी चीज़ को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया है। अब उसके लिए आपको मोर या मोस्ट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डेड के पहले आपको मोर या मोस्ट शब्द लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई आप दो पॉइंट सिर्फ याद रखो इन शॉर्ट की, प्रेफरेबल के साथ टू आता है और प्रेफरेबल के पहले मोर मोस्ट नहीं आता है, ठीक है। आ जाइए भाई, प्रेफरेबल के पहले मोर लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत। प्रेफरेबल के पहले मोस्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत। मच लिखा हुआ है, मच का भी तो मतलब वही होता है ना, ज़्यादा, किसी चीज़ को किसी से ज़्यादा प्रेफरेबल कर रहे हो। कोई ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, प्रेफरेबल का खुद ही मतलब क्या है, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। तो सर ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। इस बात को ध्यान रखना है आपका, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बात को जरूर याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। सीइंग अ माउस द कैट डैश ऑन इट, है, चूहा देखते ही बिल्ली क्या करती है? तुमने बिल्ली भी देखा है, तुमने चूहा भी देखा है, तुमने बचपन में टॉम एंड जेरी भी देखा है ना, तो जानते हो भाई बिल्ली क्या करती है, चूहे पर कूद जाती है एकदम, है ना भाई। पाउंस्ड, पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, जंप करके एकदम झपट्टा मार लेना, है ना। जंप करके एकदम क्या कर लेना, झपट्टा मार लेना, अटैक कर लेना, है ना। अटैक करने का भी तो मतलब वही होता है ना सर, आक्रमण करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, है ना। ये नहीं कह सकते कि बिल्ली ने चूहे पर आक्रमण कर दिया, है ना, वो झपट्टा मारती है, शिकार करती है ना। तो भाई जो शेर होता है वो हिरन पर क्या मारता है, पाउंस करता है, शिकार करता है ना, झपट्टा मार लेता है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना हो कि लायन ने वो उस पर हिरन पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। झपट्टा मार के पकड़ लेते हैं वो लोग, शिकार करते हैं, ठीक है। तो अटैक वाला ऑप्शन थोड़ा मीनिंगलेस हो जाएगा, कॉट, कैच कर लेना, पकड़ लेना। हाँ थोड़ा थोड़ा सर सही लग रहा है ना। वेप्ट का मतलब वीप से बना है, वेप्ट, वीप का सेकंड थर्ड फॉर्म वेप्ट होता है ना, रोना, है। चूहा आएगा सामने, बिल्ली रोने लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मीनिंगलेस बात है। तो ध्यान रखना है भाई, सिंपल सा बात है। आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि भाई हमने देखा है सीन क्या होता है, बिल्ली के सामने जब चूहा आता है तो वो चूहे पर कूद के झपट्टा मारती है, तो वो सीन आपके सामने है, तो फिर ऑप्शन भी आपके सामने है। आपको आंसर क्या लगाना है, बेहतरीन ऑप्शन आपका पाउंस रहेगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली हर्ट बाई हर डैश रिप्लाई, वो उसके रिप्लाई से हर्ट हो गई। तो रिप्लाई कैसा रहा होगा, बहुत अच्छा रिप्लाई तो नहीं दिया होगा। अरे रिप्लाई में जरूर कुछ गड़बड़ होगा तभी तो हर्ट हुई है, सिंपल सा बात है। तो ध्यान से देखेंगे सर, स्मार्ट रिप्लाई, अच्छा स्मार्ट रिप्लाई करता तो हर्ट क्यों होती है। डेविल रिप्लाई, डेविल का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत से रिलेटेड, है ना, तो भूत वाला रिप्लाई था,
ऐसा तो कोई सेंस नहीं जाएगा सर। मोडिश, मोडिश का मतलब सर क्या होता है? मोडिश का मतलब होता है स्मार्ट, है ना, ये दोनों वर्ड्स आपस में सेम है, मोडिश है ना, और आपका स्मार्ट दोनों सेम होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये तो मीनिंगलेस ही लग रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा सर। आंसर क्या बनेगा? कर्ट। क्यों पता है सर कर्ट आंसर बनेगा? क्योंकि कर्ट का मतलब होता है आपका, कह सकते हो आप क्या, र्यूड, है ना, र्यूड से रिलेटेड होता है। कर्ट मतलब बड़ा र्यूडली रिप्लाई दिया, है ना, बहुत र्यूडली उससे बिहेव किया, इसलिए वो क्या हो गई बेचारी, हर्ट हो गई। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से बात करना है किसी के साथ भी, तो र्यूड हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है, कर्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। आते अगले क्वेश्चन की ओर। हिज डैश बिहेवियर एट द पार्टी इंश्योर्ड दैट ही वुड नॉट बी इन्वाइटेड अगेन। उसने ऐसा बिहेवियर किया पार्टी में कि हमें उससे क्या लगा कि उसको दोबारा कभी नहीं बुलाना है। इसका मतलब उसने कैसे बिहेव किया होगा? बहुत अच्छे से तो बिहेव नहीं किया होगा, बिहेव जरूर खराब से किया होगा, कुछ तो बदमाशी किया होगा, इसलिए तो हम सोच रहे कि दोबारा इसको नहीं बुलाएंगे, बहुत बदमाश है, ठीक है भाई। तो आ जाइए, नॉर्मेटिव, पहला वर्ड सर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है सर? मूव क्विकली, है ना, नॉर्मेटिव का मतलब होता है मूव क्विकली सर, है ना, नॉर्मेटिव का मतलब होता है मूव क्विकली, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अगला वर्ड देखते हैं एक बार, फिल्दी। फिल्दी का मतलब क्या होता है? फिल्दी का मतलब होता है, एक सेकंड, फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, है ना, डर्टी, है ना, गंदा, डर्टी। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है आपको। बेलिकोज का मतलब होता है विलिंग टू फाइट, झगड़ालू टाइप, है ना। कुछ लोग तुमने देखे होंगे बड़े झगड़ालू होते हैं, है ना, कुछ लोग तुमने देखे होंगे बड़े झगड़ालू होते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारी बहनों को देखोगे तो अपने भाई से हमेशा क्या करते रहती हैं भाई? झगड़ा करते रहती हैं, ठीक है ना, ये बहनों की आदत होती है, भाई से हमेशा झगड़ा करते रहती है, ठीक है ना। बहनों गुस्साना मत, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्या लिखा हुआ है? अम्यूजिंग, है, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? हंसाने वाला, ठीक है, एंटरटेनिंग, सिंपल सा बात है, सिंपल वर्ड है। क्या होना चाहिए सर आंसर? कैसा बिहेवियर रहा होगा? कैसा बिहेवियर रहा होगा? हाँ, नॉर्मेटिव मूव क्विकली वाला ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, अम्यूजिंग तो नहीं रहा होगा, शायद थोड़ा थोड़ा तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, फिल्दी या बेलिकोज ऐसा लग रहा होगा, डर्टी बिहेवियर, है ना। डर्टी का मतलब सर यहाँ पर क्या है? गंदा, कचड़े से रिलेटेड बिहेवियर, और कचड़ा, कचड़ा बिहेवियर ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा सर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सर बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है विलिंग टू फाइट, मतलब उसका झगड़ालू व्यवहार देख के हमने ये सोचा कि दोबारा इसको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो सर आंसर क्या बनेगा? बेलिकोज, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते अगले की ओर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या है भाई? द यूरोपियन इकोनॉमी इज डैश एज इट्स एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर डूइंग वेल। भाई यूरोपियन इकोनॉमी के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अच्छा कर रहे हैं, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमी क्या हो रही होगी? इंप्रूव ही हो रही होगी ना, बढ़ रही होगी ना, पॉजिटिव सेंस है ना। डिस्पिकेबल, पहला ऑप्शन आपके सामने। डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? डिजर्विंग, डिजर्विंग हेट्रेड, डिजर्विंग हेट, है ना, जो क्या डिजर्व करता है? हेट डिजर्व करता है ना भाई, जो क्या डिजर्व करता है? हेट डिजर्व करता है, ध्यान रखना है भाई। तो नफरत से रिलेटेड ये वर्ड हो गया डिस्पिकेबल, है ना। लूमिंग का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने वाला है, अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने वाला है, कोई घटना होने वाला है। ब्यूएंट का मतलब क्या होता है सर? ब्यूएंट का मतलब होता है, आप कह सकते हो समथिंग एनर्जेटिक, एनर्जेटिक है कोई चीज फल फूल रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, एनर्जेटिक है, ठीक है ना भाई, कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत फल फूल रहा है, डेवलप हो रहा है, ये सिचुएशन होता है सर आपका ब्यूएंट में। और फीसर का मतलब सर क्या होता है? फीसर का मतलब होता है सर कोई क्रैक, है ना, दरार पड़ जाना, है ना। बहुत बार आपने पुराने घर मकान देखे होंगे, क्रैक हो जाता है, दरार पड़ जाता है, उस दरार को सर फीसर कहा जाता है। और अगला है आपका डुएबल। डुएबल का मतलब सर क्या होता है? डू एबल, जिसको किया जा सके, जिसको करना प्रैक्टिकल है, जिसको किया जा सके, जिसको करना पॉसिबल हो, वो डुएबल है, सिंपल सा बात है। तो सर आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? आप समझ गए होंगे,
इकोनॉमी कैसी रही होगी, हेट से कोई मतलब नहीं, अबाउट टू हैपन से कोई मतलब नहीं, क्रैक से कोई मतलब नहीं, फीजर का मतलब क्रैक होता है, डुएबल से कोई मतलब नहीं, इकोनॉमी कैसी रही होगी, इकोनॉमी सर बड़ी फल फूल रही है, बड़ी एनर्जेटिक है ना, एकदम पूरी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आंसर क्या होगा सर यहाँ पर, ब्यूएंट, ऑप्शन नंबर सी। आते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्यूम्स, द डैश फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब क्या होता है सर, स्मोक, धुआं, गैसेज, है ना, हार्मफुल गैसेज, ध्यान रखना है ना, हार्मफुल गैसेज, ठीक है ना, स्मोक, धुआं, है ना, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है ना, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, रिलीज्ड बाय द फैक्ट्री वेयर द रीजन फॉर द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द विलेजेस, है ना। तो विलेजर्स का क्या हो रहा है भाई, जो विलेज गांव देहात वाले इलाकों में क्या हो रहा है भाई, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है ना, डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन बैड टू वर्स होते जाना, सिचुएशन बद से बदतर खराब होते जाना, है ना भाई, सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, ठीक है भाई, फ्यूम्स के कारण। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख रहे हो, कुछ आपको अजीब लग रहा है क्या, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है, बट कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है आपके सामने, ये 5 वर्ड्स आपको बिल्कुल पीछे भी दिए जा रहे थे, यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं, है ना, ये 5 वर्ड्स आपको दिए गए, 5-6 जो भी वर्ड्स आपको दिए गए, लेकिन नीचे ही आपको ऑप्शंस दिए गए, है ना, ए में लिखा हुआ है ए बी, बी में लिखा हुआ है डी बी, सी में लिखा हुआ है एफ सी, ये क्या है सर, ये डबल डबल ऑप्शंस क्यों दिए गए, सिंपल सा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इसलिए दिए गए क्योंकि ये जो आपके सामने 6 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इन 6 ऑप्शंस में से इनमें से कोई 2 वर्ड यहाँ पर सही होने वाला है, मतलब इस एक ब्लैंक में यहाँ पर कोई 2 वर्ड्स जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 जोड़ा जाएगा यहाँ पर, हो सकता है सर ए बी का जोड़ा चले जाए, हो सकता है सर बी सी का जोड़ा चले जाए, मेरा आप डायरेक्शन याद करो, वहाँ पर वर्ड भी लिखा हुआ था, वर्ड्स भी लिखा हुआ था, मतलब एक वर्ड भी फिल हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड भी फिल हो सकता है, तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन 18 तक किए उसमें एक वर्ड फिल हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन 19 से जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 2-2 वर्ड सर आपके फिल हो सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हल्का सा वैरायटी चेंज हुआ है, ट्राई करेंगे इसको भी। तो सर यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, द डैश फ्यूम्स रिलीज बाय द फैक्ट्री वर द रीजन फॉर द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द विलेजेस, ठीक है भाई, तो भाई ये फ्यूम्स कैसे होंगे, नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है ना, ये फ्यूम्स हमारे लिए जरूर हार्मफुल होंगे, है ना, हमारे लिए बहुत हानिकारक होंगे, इसलिए तो भाई विलेजर्स का हेल्थ खराब होते जा रहा है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, इनोक्यूअस, सर इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल ना हो, सर इनोक्यूअस का मतलब होता है जो हार्मफुल ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, जो चीज आपके लिए हानिकारक ना हो, हार्मफुल ना हो, ठीक है, इनोक्यूअस। लेकिन सर जो अगला वर्ड है बी, नॉक्सियस, और जो सी वर्ड है सर डिलीटेरियस, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब सर क्या होता है, हार्मफुल, जो आपके लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो सर, जो आपके लिए हानिकारक हो, है ना। अमरेज का मतलब सर क्या होता है, अमरेज का मतलब सर बताएंगे, अमरेज का मतलब क्या होता है सर, अमरेज का मतलब होता है टू फील अपसेट, टू फील अपसेट या फिर एनॉयड, मतलब मूड खराब है, अपसेट है, एनॉयड है, किसी से चिढ़ा हुआ है, अमरेज, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रूसुलेंट का मतलब सर क्या होता है ना, बैड स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आज आपका मूड खराब है, थोड़ा थोड़ा आप अमरेज वाला ही सिचुएशन ट्रूसुलेंट में भी ले सकते हो, ठीक है ना, अमरेज वाला ही सिचुएशन आप ट्रूसुलेंट में भी ले सकते हैं। बैड स्टेट ऑफ माइंड मतलब आज मूड खराब है, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ट्राइट, ट्राइट का मतलब सर क्या होता है, ट्राइट का मतलब होता है बोरिंग, जो चीज़ इंटरेस्टिंग ना लगे, बोरिंग लग रहा है कोई चीज़, ठीक है ना भाई, बोरिंग लग रहा है जो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, बोरिंग मतलब एक काम कर करके उब गया आदमी एकदम, है ना, ट्राइट सर। अब आप समझ गए होंगे क्या आंसर होना चाहिए। बोरिंग का सेंस नहीं है सर, टू फील अपसेट का सेंस नहीं है, बैड स्टेट ऑफ माइंड का सेंस नहीं है, हार्मफुल ना होने का तो सर सेंस नहीं है। यहाँ पर सेंस क्या है सर, वो फ्यूम्स क्या है आपके लिए हार्मफुल है ना, तभी तो आपका हेल्थ खराब हो रहा है। तो सर 2 वर्ड फिल करने थे ना, अब नॉक्सियस का भी मतलब वही हो गया आपका हार्मफुल, और डिलीटेरियस का भी मतलब हो गया हार्मफुल। तो सर बी और सी का जोड़ा हमारा बनेगा, आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन नंबर ई, जहां पर हमारा बी सी है। ये 2 जोड़े जाएंगे सर हमारे पास, ये 2 पेयर्स जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें आपको पेयर्स में सेलेक्ट करना है, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। हिज लाइफ एज अ स्पाई, स्पाई का मतलब समझते होंगे, जासूसी करता है, ठीक है। डैश हिम फ्रॉम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ,
अब जासूस है बेचारा तो छुप छुप के जासूसी करता है, तो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता है, खुल के नहीं जी पाता है ना, खुल के नहीं जी पाता है, सिंपल सा बात। प्रिक्लूडेड, प्रिवेंटेड, ड्रीडेड, रिग्रेटेड, एक्सटॉल, एक्सपिएट, है ना सर। 5 वर्ड्स हैं आपके सामने, 6 वर्ड्स हैं, जल्दी से देखेंगे एक बार क्या होने वाला है। प्रिक्लूड और प्रिवेंट सर, प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना या रोकना किसी चीज को होने से या रोक देना, ठीक है। प्रिवेंट करना मतलब जो बी नंबर वाला वर्ड है ना, वही मतलब है आपका ए नंबर वाले वर्ड का, प्रिक्लूड का, प्रिवेंट करना, रोकना, है ना। ड्रीड का मतलब सर क्या होता है? ड्रीड का मतलब पहले भी आपको बताया है, फील वरीड, है ना, टू फील वरीड, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। रिग्रेट का मतलब आप जानते ही हो सर, पछतावा करना, रिग्रेट, सिंपल सा वर्ड है। एक्सटोल का मतलब सर क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सटोल का मतलब होता है तारीफ करना। एक्सटोल का मतलब सर क्या होता है? एक्सटोल का मतलब होता है तारीफ करना, ध्यान रखना है आपको। और सर एक्सपिएट का मतलब क्या होता है? एक्सपिएट का मतलब होता है अटोन फॉर, है ना, अपने किए पर पछताना, है ना, थोड़ा थोड़ा रिग्रेट वाला ही मतलब है एक्सपिएट में, अपने किए पर पछताना। अटोन, अटोन वर्ड का मतलब आप जरूर ध्यान रखिए, अटोन का मतलब होता है पछताना, ठीक है भाई। तो सर यहाँ पछताने का तो सेंस नहीं है, तारीफ करने का सेंस नहीं है, वरीड होने का, चिंता करने का सेंस नहीं है, सिंपल सा बात है सर। हिज लाइफ एज अ स्पाई डैश हिम फ्रॉम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। वो जो स्पाई वाला जिंदगी जी रहा है ना सर, वो उसके अपने नॉर्मल जिंदगी को जीने से रोकता है, वो जिंदगी प्रिवेंट करता है सर, है ना, रोकता है वो चीज। तो प्रिवेंट और प्रिक्लूड, प्रिक्लूड का भी मतलब प्रिवेंट वाला है, तो सर ये ऑप्शन ए और बी दोनों आपका पेयर बनाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है सर? जहां पर ए बी है वही आपका आंसर बनेगा, ए बी जहां पर है वही आपका आंसर बनेगा सर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिन्होंने ए बी किया बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब मैं एक काम करने वाला हूं, इसको सर होमवर्क देने वाले हैं हम, होमवर्क देने वाले हैं ये। हाँ वही कर रहे थे सर, हम समझ गए थे। हाँ 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 वही 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 करने जा रहे थे, इसको होमवर्क दे रहे हैं। ऑन कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो अगला स्लाइड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क रहेगा आपका, आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना है सबको। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है सबको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, सॉल्व करना है घर पे और कमेंट बॉक्स पे आंसर कर देना है, ये भी होमवर्क रहेगा 25 भी। तो 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ठीक है, ये आपको जरूर से सॉल्व करना है, अच्छे से बिल्कुल ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा। तो आज था ही हम लोग का आज का सेशन, ठीक है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगा हो। चैनल को राइस एडू बैंकिंग को जरूर से आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करते रहना है, आंसर्स को जरूर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर आपके सामने आऊँगा कोई नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।